आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो भाग एक। गर्मियों के दिन थे, शाम का समय था। सूर्य अपनी लालिमा समेटते हुए बादलों के पीछे छुपने को तैयार था और वेदिका जी अपनी आंखें मूंदे खुद में ही मग्न होकर रोज की तरह अपनी छत पर वही अपने मनपसंद धुन गुनगुना रही थी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये वही गीत है जो वेदिका जी के पति किशोर जी अक्सर वेदिका जी को सुनाया करते थे। अब किशोर जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, बस रह गई हैं तो उनकी यादें, वो खट्टी मीठी यादें जिन्हें वेदिका जी ने पिछले 25 सालों से संजो कर रखा हुआ है। शाम के समय छत पर आकर वेदिका जी यूं ही अपना दिल बहलाया करती हैं, जबकि सुबह के समय वह अपने बगीचे में, जो उन्हें अपने घर के लॉन में थोड़ी सी जगह में लगाया हुआ है, वहाँ वक्त बिताती हैं, जहाँ सुबह सुबह हंसते हुए फूल और पौधों को देखकर उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पौधों को पानी देना, उनके पीले पत्तों को बदलना, मिट्टी बदलना, खाद देना आदि उनके प्रिय काम है। हरे भरे झूमते हुए पौधों को देखकर वेदिका जी को बड़ा सुकून सा मिलता है। बगीचे में आकर उनका घूमना भी हो जाता है और वह योग भी कर लेती हैं। 50 वर्षीय वेदिका जी के पति को गुजरे करीब 25 साल बीत चुके हैं। 17 वर्ष की थी वेदिका जी जब उनका विवाह किशोर जी से हुआ और मात्र 25 वर्ष की उम्र में किशोर जी उन्हें अकेला छोड़कर चल बसे। इतनी कम उम्र में खुद को दुनिया की गंदी नजरों से बचाना और दो बच्चों की अकेले परवरिश करना और उन्हें काबिल बनाना वेदिका जी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। यह सफ़र मुश्किल था, पर फिर भी वेदिका जी ने बड़ी हिम्मत और मेहनत से सफ़र को तय किया और अपने दोनों बच्चों को काबिल बनाया। अभी वेदिका जी अपने परिवार के साथ जामनगर शहर में रहती हैं। उनके परिवार में उनका एक बेटा अमर, बहू काजल और एक छोटा सा प्यारा सा पोता देव भी है। वेदिका जी को एक बेटी भी है, राधा। उसकी भी शादी हो चुकी है। वह अपने पति और 4 वर्षीय बेटे करण के साथ विदेश में रहती है। अमर और काजल दोनों नौकरी करते हैं और बेटे देव की देखभाल और घर के कामों के लिए आया भी रखी हुई है। एक दिन वेदिका जी ने अपने बेटी बहू से कहा, बेटा, ये नौकरानी क्यों लगा रखी है तुमने? मैं हूं ना, मैं घर के सारे काम कर लिया करूंगी और अपने पोते देव का भी अच्छे से ख्याल रख लूंगी। काजल ने चिंता जताते हुए कहा, माँ, आप इतना सब कैसे करेंगी अकेले? और देव भी कितना बदमाश हो गया है, उसको संभालना और घर का काम करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बस आराम कीजिए। बेटे अमर ने भी अपनी पत्नी के बात से सहमति जताई और कहा, हाँ माँ, क्यों इतना वजन आप अपने सर पर लेना चाह रही हो? आप बस आराम से रहो। बेटे बहू का जवाब सुन वेदिका जी उदास होकर अपने कमरे में आ गई। उन्होंने बेटे बहू की बातों पर गौर किया और सोचा कि वो उन्हीं की भलाई के लिए सोच रहे हैं, पर कोई काम ना होने की वजह से वेदिका जी घर में सारा दिन बोर होती हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर अकेलापन उनको खाने को दौड़ता है। अगले दिन वेदिका जी शाम को नीचे पार्क में घूमने गई। वहां पे वेदिका जी का पैर फिसल गया। तभी वेदिका जी का हाथ एक इंसान के हाथों में जा गिरा और उन्होंने वेदिका जी को गिरने से बचा लिया। फिर वेदिका जी सीधे खड़े हुई और उस आदमी को धन्यवाद किया और कहा, आज बचा लिया आपने, नहीं तो लंगड़ी होकर बुढ़ापे में बोझ बन जाती बच्चों पर। तभी उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चों का बोझ संभालते हुए आपने नहीं सोचा, लेकिन जब आपको संभालने की बारी है तो आप खुद अपना बोझ बच्चों को नहीं देना चाहती हैं। असल में ये होती है माँ। वेदिका जी उनकी बातें सुनती रह गई। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय बाद वेदिका जी घर आई तो उनके फ़ोन पर कॉल आया। वेदिका जी ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हो? आवाज़ सुनते ही वेदिका जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हेलो राधा, तो पूरे 2 महीने बाद मुझे कॉल कर रही है, तुझे मेरी याद नहीं आती? राधा, आती है माँ, लेकिन मेरी जॉब है और बच्चे हैं और यहाँ विदेश में नौकरानी मिलना बहुत मुश्किल है, तो बहुत काम हो जाता है माँ।
वेदिका जी, अच्छा वो सब छोड़ और ये बता कि कब आ रही है। करण को देखने का बड़ा मन करता है। अभी तक मैंने उसको वीडियो कॉल पर ही देखा है। पूरे 5 साल हो गए हैं तुझे यहाँ आए हुए। देव भी 5 साल का हो गया है, तू उसको देखने कब आएगी। राधा, माँ इस साल नहीं हो पाएगा। तुम्हारे दामाद जी को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है और अब करण स्कूल जाने लगा है तो मैंने भी दोबारा से जॉब करना शुरू कर दी है। अब नई नई जॉब के कारण मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। देखिए अब तो अगले साल ही आना हो पाएगा। ये सुनकर वेदिका जी उदास हो गई और बोली ठीक है। इतना बोलते ही राधा ने कहा माँ मैं जा रही हूँ, मुझे अब करण को खाना खिलाना है। वेदिका जी, हाँ हाँ बेटा जाओ। उसके बाद वेदिका जी वहीं बालकनी में खड़ी हो गई। तभी वहाँ क्लासिकल गाने की बड़ी मधुर आवाज़ आ रही थी। आवाज़ किसी पुरुष की थी, पर थी इतनी मीठी कि कानों में रस घोल रही थी। वेदिका जी को भी संगीत से काफ़ी लगाव था। शादी के बाद किशोर जी के जोर डालने पर उन्होंने कुछ दिन क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन पति के जाने के बाद उन्होंने सीखना छोड़ दिया, क्योंकि दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब उनके सर पर जो आ गई थी। वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि वेदिका जी उस धुन के पीछे पीछे खिंची चली गई। उनके कदम खुद ब खुद इस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। इस आवाज़ का पीछा करते करते वेदिका जी धीरे धीरे दूसरी गली में जा पहुंची और वहां जाकर देखा तो एक क्लास दिखी जहां पर संगीत सिखाया जा रहा था। वेदिका जी जब वहां और पास गई तो वहां वही शख्स दिखा जिन्होंने उनको पार्क में गिरने से बचाया था। उन मधुर तरानों में खोई हुई वेदिका जी को पता ही नहीं चला कि कब वो अंदर जाकर खड़ी हो गई। वेदिका जी का ध्यान तब टूटा जब उनको सामने से आवाज़ आई, जी मैं सत्यम सिंह यहाँ पर संगीत सिखाता हूँ बच्चों को। क्या आप अपने बच्चों के लिए यहाँ आई हैं। वेदिका जी ने देखा वो वही शख्स है जो पार्क में मिला था। वेदिका जी, माफ़ कीजिए मैं गलती से यहाँ आ गई। सत्यम जी ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तो संगीत प्रेमिका हो तुम। वेदिका जी, जी मैं वो। सत्यम जी, हाँ पकड़ी गई हो तुम। अब मुझसे झूठ मत बोलो। मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि किसको संगीत से कितना प्रेम है। इस बात पर वेदिका जी मुस्कुराई और बोली, हाँ किसी ज़माने में मैं भी संगीत सीखा करती थी, लेकिन। सत्यम जी, बस बस रहने दो, आगे मत बोलो। मैं जानता हूँ हर माँ बाप की कहानी एक ही होती है, जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के पीछे अपनी सभी इच्छाओं का गला घोट देती हैं और बाद में उम्र के इस मोड़ पर आकर उनके बच्चे ही उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। जीवन भर माँ बाप बच्चों की हर अच्छी बुरी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन बच्चों को तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता कि उनकी वजह से उनके माँ बाप ने कितनी इच्छाएं मन में ही तबाह कर रखी हैं। वेदिका जी सही कहा आपने। हर माँ बाप की तरह मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। यह तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। वेदिका जी इतना बोलकर अपने घर लौट आई। अगले दिन फिर मधुर संगीत की आवाज़ वेदिका जी तक पहुंची और वेदिका जी खुद को उस आवाज़ की ओर जाने से रोक ना सकी। वहां जाने के बाद फिर से सत्यम जी से मुलाकात हुई। सत्यम जी, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और संगीत का अभ्यास कर सकती हो। वेदिका जी, लेकिन। सत्यम जी मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही कह रखा है कि मैं कोई कहानियाँ नहीं सुनूंगा। और मोहतरमा एक बात याद रखिए, खुद का समय थोड़ा खुद को भी दिया कीजिए। वेदिका जी इस बात पर कुछ नहीं बोली और वापस घर चली आई। जब रात में उनका बेटा अमर घर आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं घर पर सारा दिन अकेले रहती हूँ, तुम दोनों भी शाम को लौटते हो। मेरे पास में दिन भर कोई काम नहीं होता करने के लिए, इस वजह से मैं घर में अकेले बोर होती हूँ। अगली गली में एक नया संगीत मास्टर आया है, तो क्या मैं वहाँ संगीत सीखने चली जाया करूँ। संगीत में मेरी रुचि भी है और मेरा अच्छा टाइम भी पास हो जाया करेगा। अमर ने इस बात पर माँ की मजाक बनाते हुए कहा, माँ आप संगीत सीखना चाहती हैं, वो भी इस उम्र में। संगीत तो बच्चे सीखते हैं, आपको कौन सा इंडियन आइडल में जाना है। वेदिका जी को बेटे की इस मजाक का बुरा लगा और वह चुप रही। तभी काजल पति की बात काटते हुए बोली,
ठीक है अमर, अगर माँ का घर पर मन नहीं लगता तो चले जाने दो माँ को संगीत सीखने। और क्या, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा माँ का। अमर, ठीक है माँ, अगर आप सीखना चाहती हैं तो सीख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगले दिन से वेदिका जी सत्यम जी के पास संगीत शिक्षा के लिए जाने लगी। सत्यम जी की उम्र भी यही कोई 50 के लगभग ही थी। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस कॉलोनी में शिफ्ट किया है। वह बच्चों को संगीत शिक्षा देने के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, जिससे 2 पैसे भी कमा लेते हैं और उनका समय भी कट जाता है। वेदिका जी को संगीत सीखते सीखते 2 महीने बीत गए थे और इन 2 महीनों में सत्यम जी और वेदिका जी की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल बन गया था। तभी एक दिन वेदिका जी ने सत्यम जी से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है और आपकी पत्नी कहाँ है? सत्यम जी ने बड़े अस्थिर से होकर वेदिका जी की तरफ देखा और कहा, वैसे तो मैं अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर लोग आपको कमज़ोर समझने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बताना चाहता हूँ। वेदिका जी को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर वो सत्यम जी की पत्नी के बारे में सोचने लगी और सत्यम जी की बात सुनने लगी, जो वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे। सत्यम जी ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी को किसी और से प्रेम था और वो उन्हें छोड़कर चली गई थी और उनकी पत्नी को गए हुए 28 वर्ष हो गए हैं। वेदिका जी ये सुनकर सत्यम जी के लिए थोड़ा मायूस हो गई। सत्यम जी, बस यही नहीं चाहता हूँ मैं कि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैं अकेला हूँ और बेचारा हूँ। वेदिका जी ने फिर थोड़ा घुमा कर पूछा, तो आपकी पत्नी कहाँ है अब? क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? इस बात पर सत्यम जी मुस्कुराए और बोले, नहीं वेदिका जी, तो क्या सत्यम जी, तुम ऐसे अटको मत। तुमको जब हक दिया है कि तुम मेरी ज़िंदगी के बारे में जान सकती हो, तो बिना संकोच के सारे सवाल पूछो। वेदिका जी, तो क्या वो शादी के पहले ही वो किसी और से प्रेम करती थी या शादी के बाद उन्हें प्रेम हुआ? सत्यम जी, हमारी शादी के 6 महीने बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया और ये भी कहा कि मुझसे शादी करना उसकी सिर्फ एक मजबूरी ही थी। वेदिका जी के मन में बहुत सारे सवाल थे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सत्यम जी के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने फिर पूछा, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? सत्यम जी, उसके बाद किसी पर विश्वास करने का मन ही नहीं किया। पता नहीं, मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। घर वालों ने तो दूसरी शादी के लिए काफ़ी दबाव डाला, लेकिन मेरा मन नहीं माना। खैर, काफ़ी समय हो गया है, अब तुम घर जाओ वरना सब ढूंढने लगेंगे। वेदिका जी वहाँ से उठी, पर काफ़ी दूर तक वो पलट पलट कर सत्यम जी को देखती रही। उन्हें ना जाने क्यों अचानक से सत्यम जी की चिंता होने लगी। सत्यम जी कभी किसी को बताते नहीं थे, लेकिन वेदिका जी उनकी ज़िंदगी के खालीपन को महसूस कर सकती थी। ऐसे ही सत्यम जी के बारे में सोचते सोचते वेदिका जी ने ध्यान नहीं दिया और सामने से आती हुई हाई स्पीड की कार से उनकी टक्कर हो गई, जिससे उनके पैर में मोच आ गई और सर पे भी चोट लग गई। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने वेदिका जी को उठाया और डॉक्टर के ले जाकर उनका इलाज करवाया और उन्हें घर पहुँचा दिया। शाम को बहू और बेटे दोनों घर आए और वेदिका जी का हालचाल पूछने के बजाय वो दोनों उल्टा वेदिका जी को और बुरा भला सुनाने लगे। काजल ने कहा, माँ, आपको किसी चीज़ की कमी होने देते हैं क्या हम, जो आप ऐसे बाहर भटकती रहती हैं? अब बताओ, कौन करेगा आपकी सेवा? दवाई सबका ध्यान कौन देगा? मैं भी जॉब करती हूँ और आपका बेटा भी जॉब करता है। उसके बाद अमर ने कहा, माँ, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। अब क्या हम आपकी सेवा करने के लिए ऑफिस से छुट्टी लें? अगर हम छुट्टी लेकर बैठ गए तो कैसे काम चलेगा, बताइए आप ही। तभी देव आया और बोला, नीचे एक दादाजी आए हैं दादी, और वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर वेदिका जी समझ गई कि नीचे सत्यम जी आए हैं। वहीं किसी के आने की बात सुनकर अमर और काजल दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर माँ से मिलने कौन आ सकता है। फिर देव गया और सत्यम जी को साथ में लेकर आया। सत्यम जी ऊपर आए और वेदिका जी के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछने लगे और बोले,
वेदिका, तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? अब 2 हफ्ते तक क्लास में नहीं आओगी। अब कैसे अच्छा लगेगा तुम्हारे बगैर वहाँ पर? सत्यम जी के मुंह से ये बात सुनकर वेदिका जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी, जो अपनी माँ को ही देख रहा था। उसके बाद वेदिका जी बोली, क्या आप भी हर वक्त मजाक करते रहते हो? सत्यम जी हंसने लगे और फिर वहाँ से उठकर कहा, अच्छा चलता हूँ, तुम ध्यान रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। तभी वेदिका जी की बहू काजल ने कहा, माँ, आप इनके पास संगीत सीखने जाती हैं? आपको पता है क्या? आपने नहीं सुना? मैंने इस आदमी के बारे में बहुत सुना है। इसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई। तभी बेटे ने भी कहा, हाँ, मैंने भी सुना है और ये भी सुना है कि ये बूढ़ा एक साथ बहुत सी औरतों के संबंध में था, इसीलिए अपनी पत्नी को पीटता था। और माँ, ये कैसे बात करते हैं आपसे? तुम करके कौन किसी से बात करता है? अब आप नहीं जाओगी वहाँ, बस बहुत सीख लिया आपने संगीत। ये कहने के बाद बेटी और बहू पैर पटकते हुए दोनों अपने कमरे में चले गए। अगले दिन से बेटी और बहू दोनों ऑफिस चले जाती थी और देव स्कूल चला जाता था। वेदिका जी अकेले घर पे रहती थी और नौकरानी आती और घर का काम करके चली जाती। अगर वेदिका जी कुछ कहती तो उनकी बात भी वो ध्यान से नहीं सुनती थी, क्योंकि वेदिका जी को अभी बाथरूम जाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती थी। वेदिका जी अब अपने आप को बिल्कुल अकेला और बेसहारा महसूस करने लगी। फिर से वही अकेलापन उनको कचोटने लगा। फिर से वही खाली दीवारें उनको खाने को दौड़ने लगी। वह सारा दिन अपनी लाचारी पर आंसू बहाती रहती। एक दिन उन्होंने राधा को फ़ोन किया। उधर से राधा ने कहा, हेलो माँ। वेदिका जी, राधा, माँ, अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। वेदिका जी बोलती ही रही कि राधा ने फ़ोन भी कट कर दिया। वेदिका जी रोती रही, लेकिन उन्हें वहाँ देखने वाला और बात करने वाला कोई नहीं था। वेदिका जी को सत्यम जी के क्लास में जाना और संगीत सीखना बहुत पसंद था। 2 महीने से वो बहुत खुश रहा करती थी। आखिर उनको भी संगीत और सत्यम जी के रूप में अपना अकेलापन बांटने वाला एक सहारा मिल गया था। लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ, तब से ये सहारा भी छिन गया उनसे और वो फिर से अकेली हो गई। आज वेदिका जी को सत्यम जी की बड़ी याद आ रही थी। वेदिका जी ने बहुत सोचते सोचते सत्यम जी को फ़ोन लगाया और कहा, हेलो सत्यम जी। सत्यम जी, हेलो, मैं सत्यम बोल रहा हूँ। कहिए, कौन बोल रही हैं आप? वेदिका जी, मैं वेदिका। सत्यम जी ने खुशी से कहा, वाह वेदिका, तुमने फ़ोन किया? मुझे लगा बेटे और बहू के कहने पर तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा और बहू मेरे पड़ोस वाले घर में आते हैं और मेरे पड़ोसी लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं ये तो सब जानते हैं। वो लोग सबको मेरे बारे में अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहते हैं। वेदिका जी, अभी आपने कहा कि फ़ोन पर आप कौन बोल रही है, फिर आप मुझे तुम क्यों कहती हैं? सत्यम जी, वेदिका। ये कहने के बाद सत्यम जी चुप हो गए। तभी वेदिका जी ने कहा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं आप? सत्यम जी, क्या तुम्हें मेरा तुम कहना अच्छा नहीं लगता? वेदिका जी, नहीं वो। सत्यम जी, समझ गया, तुम्हें भी शायद वो कहानी सुना दी गई है। कोई बात नहीं, सबकी तरह तुम भी मुझे गलत समझ सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें तुम बुलाता हूँ क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल मेरी माँ की कॉपी लगती हो। बिल्कुल वैसी ही हो तुम, किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाली, सबके सुख दुख का ख्याल रखने वाली, सबके बारे में सोचने वाली। वेदिका, मतलब? सत्यम जी, मतलब तुम्ही ने बताया था कि पति के जाने के बाद तुमने दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन बच्चों को पालना था तुम्हें और अपने पति के माता पिता को भी, वो भी संभालना था। इसीलिए तुमने दूसरी शादी नहीं की और अपने परिवार की खातिर अपनी सभी इच्छाओं का गला घोट दिया। ये सब सुनकर वेदिका जी की आंखें नम हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पाई और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद भी वह घंटों आंसू बहाती रही। वेदिका जी के एक्सीडेंट को 10 दिन बीत चुके थे और उनके पैर की मोच भी अब काफ़ी हद तक ठीक होने लगी थी। इसीलिए वो अब थोड़ा चल फिर सकती थी।
फोन रखने के कुछ समय बाद ही सत्यम जी वेदिका जी के घर आ पहुंचे। वेदिका जी ने दरवाजा खोला और जब सामने सत्यम जी को देखा तो देखती रह गई। सत्यम जी, अंदर नहीं बुलाओगी वेदिका? वेदिका जी, हाँ आइए ना। फिर दोनों साथ में बैठ बातें करने लगे। तभी नौकरानी ने वेदिका जी की बहू को फोन करके बता दिया कि सत्यम जी फिर से वेदिका जी से मिलने घर पे आए हैं। अमर और काजल के घर आने से पहले ही सत्यम जी वापस जा चुके थे। घर आते ही काजल और अमर ने सबसे पहले वेदिका जी से सत्यम जी के बारे में ही पूछा। इस बात पर काजल ने तो बहुत कुछ कह दिया वेदिका जी को, और अमर भी अपनी पत्नी का साथ देता गया हर चीज़ पे। काजल, देख रहे हो अमर, तुम्हारी माँ बार बार उस आदमी को घर पर बुला लेती है। आखिर पूछो इनसे, कौन लगता है वो इनका? क्या सोचेंगे लोग और क्या कहेगा ज़माना? और ये भी तो सोचो कि दो 50 वर्ष के बूढ़े और बूढ़ी की दोस्ती पे क्या कहेंगे लोग। अमर, माँ, कुछ फिक्र है आपको कि नहीं हमारी? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस समाज में? मुझे शर्म आती है ये सब सुनकर। दोनों की बातें सुनकर वेदिका जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। बस उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कुछ समय बाद सब सोने चले गए, लेकिन वेदिका जी की आंखों से तो नींद गायब थी। आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और इस बात की किसी को फिक्र भी नहीं थी कि आज वेदिका जी ने खाना नहीं खाया। ठीक ऐसे ही बहुत सी रातों को वेदिका जी खाना नहीं खाया करती थी और ये देखने वाला घर पर कोई भी नहीं था। अगले दिन सुबह हुई और सब अमर और काजल को फ़ोन करने लगे और देखते ही देखते वेदिका जी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, क्योंकि नौकरानी ने पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया था कि वेदिका जी और सत्यम जी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसी बात को लेकर थू थू हो रही थी। काजल रोते हुए अमर से बोली, अगर ये अब हमारे साथ रही तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। क्या सीखेगा मेरा बच्चा इस घर में? क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे पर? ये सुनकर वेदिका जी बोली, नहीं बहू, तुम मत जाओ कहीं, मैं ही चली जाऊँगी घर छोड़कर। माँ के घर छोड़कर जाने की बात को सुनकर अमर भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप मुंह घुमाए बैठा रहा। कुछ समय बाद वेदिका जी अपना थोड़ा सामान लेकर घर से निकल गई। बेटे बहू ने उन्हें एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। अब वेदिका जी इस बात को लेकर चिंतित थी कि वो जाए कहाँ। ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह से शाम तक वेदिका जी अपना सामान लिए उसी पार्क में बैठी रही जहाँ वो हर रोज़ टहलने जाया करती थी। शाम में जब सत्यम जी पार्क में आए तो वेदिका जी को पार्क के एक बेंच पर सामान साथ में लिए बैठे पाया। सुबह से शाम तक कुछ ना खाने की वजह से वो बहुत निढाल लग रही थी। सत्यम जी उन्हें देखकर ही समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। वे वेदिका जी के पास गए और बोले, चलो मेरे साथ। इतना कहकर उन्होंने वेदिका जी के लाख मना करने पर भी उनका बैग लेकर अपने साथ चले गए और घर जाने के बाद कहा, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। वेदिका जी, नहीं, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? क्या बोलेंगे लोग? सत्यम जी, अभी भी क्या बोलेंगे सोच रही हो? एक काम करो, मुझसे शादी कर लो और साथ में हमेशा के लिए रहो। वेदिका जी, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सब जो बोल रहे हैं उन्हें सच बना दूं? सत्यम जी, तुम किन के बारे में सोच रही हो? जिन्होंने तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया, या ये समाज जो एक बार भी तुम्हारी बात सुनना या समझना ज़रूरी नहीं समझता? देखो वेदिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत भी है। किसी को पसंद करना, शादी करके अपना घर बसाना कोई पाप तो नहीं है। वेदिका जी सत्यम जी की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बोले जा रही हैं आप? बस कीजिए। तभी वहाँ एक लड़की आई जिसका नाम स्नेहा था और साथ में साहिल, स्नेहा का पति। स्नेहा सत्यम जी की विद्यार्थी थी और साहिल भी। दोनों ने लव मैरिज की थी और दोनों की शादी सत्यम जी ने ही करवाई थी। स्नेहा, मैम, सर हमेशा आपका जिक्र किया करते थे कि वेदिका ऐसी है वैसी है, कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं और अगर आप शादी कर लेती हैं तो आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। फिर यहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता, वरना शायद कल आपको ये कॉलोनी वाले लोग यहाँ से भी निकाल दें। अभी आपके बेटे बहू ने भी आपको घर से निकाल दिया है, तो ऐसे में आप कहाँ जाएंगी? लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ सर छुपाने के लिए शादी करें। शादी आप तभी करें जब आपके मन में भी सत्यम सर के लिए वही भावनाएं हों जो सत्यम सर के दिल में आपके लिए हैं।
मैं एक वकील हूँ और मैं आपकी शादी तुरंत करवा सकती हूँ। आगे का फैसला आपका होगा। वेदिका ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्या करेगी और कहाँ जाएगी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए स्नेहा की बात मान ली और शादी के लिए तैयार हो गई। जिंदगी इस मोड़ पे ले आएगी वेदिका जी ने ये कभी सोचा ही नहीं था। वो रात तो वेदिका जी ने जैसे तैसे बिता ली। पूरी रात वेदिका दी को नींद ही नहीं आई। ये सोचकर कि जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने अकेले रहने का सोचा और अपनी सारी खुशियां छोड़ दी, आज उसी बेटे ने लोगों की बातों को सच मानते हुए घर से उन्हें निकाल दिया। एक बार अपनी माँ के मुंह से सच सुनने का कष्ट भी नहीं किया और सोचने लगी कि जिस बेटी के लिए उन्होंने इतना सोचा, उस बेटी को आज अपनी माँ के बारे में सोचने का थोड़ा सा वक्त भी नहीं है। वेदिका जी ने सत्यम जी के बारे में भी सोचा। उन्होंने अपने मन को टटोला तो महसूस किया कि उनको सत्यम जी से प्यार तो नहीं है। वो तो सत्यम जी के पास बस संगीत सीखने जाया करती थी, लेकिन हाँ, उनके मन में सत्यम जी के लिए सम्मान की भावना जरूर थी। वह सत्यम जी को एक सच्चे दोस्त की तरह मानती थी, जिससे वो अपना सुख दुख बांट सकती थी, अपने मन की बात कहकर अपना मन हल्का कर सकती थी। वैसे ही सोचते सोचते वेदिका जी की पूरी रात कट गई। अगले दिन सुबह सत्यम जी वेदिका जी के जागने का इंतजार कर रहे थे। वेदिका जी हर दिन की तरह नहाकर तैयार हो गई। कुछ समय बाद वेदिका जी की नज़र सत्यम जी पर पड़ी, जो उन्हीं को देख रहे थे। वेदिका जी ने पहले तो अपनी नजरें नीचे कर ली, फिर धीमे धीमे कदम बढ़ाकर सत्यम जी के पास आई। वो सत्यम जी के सामने ऐसे खड़ी हुई जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, और कैसे कहना है ये उनको समझ नहीं आ रहा। सत्यम जी वेदिका जी की मनोस्थिति को समझते हुए बोले, कुछ कहना है? वेदिका जी धीमी आवाज में, जी। सत्यम जी उनको देखते हुए बोले, वेदिका, तुम जो भी कहना चाहती हो निसंकोच होकर कह सकती हो। वेदिका जी वही सत्यम जी के सामने बैठ गई और अपना सर नीचे किए बोली, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, और इस उम्र में शादी अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं आपसे सिर्फ संगीत सीखने आया करती थी। मुझे आपसे नहीं, संगीत से प्यार है। सत्यम जी, वही संगीत जो तुमने अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए सीखना छोड़ दिया था। वेदिका जी ये सुनकर सत्यम जी की तरफ देखने लगी। सत्यम जी, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे ये कहने में शर्म नहीं आती। मैं प्यार करता हूँ, मुझे उम्र से क्या मतलब। प्यार करने की कोई सीमा, कोई उम्र नहीं होती। खुशी से जीने के लिए उम्र नहीं देखते हैं। यूँ तो मरने की भी कौन सा कोई उम्र तय होती है, तो हम प्यार करने की उम्र कैसे तय कर सकते हैं? वेदिका जी, लेकिन सत्यम जी, मैंने कब कहा कि मेरे प्यार के बदले तुम भी मुझे प्यार ही दो। तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। बिना शादी किए भी जितने दिन चाहो उतने दिन तुम यहाँ रह सकती हो। तभी बाहर से शोर होने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सत्यम जी बाहर निकले। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कोई बुजुर्ग औरतें और कुछ मर्द खड़े हैं और वेदिका जी को कॉलोनी से बाहर जाने को कह रहे हैं। वेदिका जी ने भी खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वेदिका जी की आंखों में आंसू देखते ही सत्यम जी गुस्से से बाहर निकले और बोले, क्या दिक्कत है आप सबको? क्यों शोर मचा रहे हैं? उनमें से कुछ लोग बोल पड़े, वेदिका जी को यहाँ से जाने को बोलो, यहाँ रहकर गंदगी फैलाने नहीं देंगे हम। क्या सीखेंगे आजकल के बच्चे इन्हें देखकर, और किस हक से आपके साथ रह रही हैं वो? लोगों की एक एक बातें वेदिका जी की तीर की तरह चुप रही थी और वेदिका जी की आंखों में आंसू सत्यम जी को चुप रहे थे। सत्यम जी, आप सब लोग ये सोचिए कि अगर आपका बेटा कल को आपको ऐसे बाहर निकाल दे तो आप सबको कैसा महसूस होगा? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप वेदिका जी की मदद करें? लेकिन लोगों पर सत्यम जी की बातों का कोई असर ना हुआ। वो लोग पता नहीं क्या कुछ नहीं बोले जा रही थी वेदिका जी को। सत्यम जी से भी पूछा जा रहा था कि किस हक से वो उनके साथ रहेगी। क्या सीखेंगे लोग उन दोनों को देखकर? तभी वहाँ स्नेहा आई और बोली, शांत रहिए आप सब, इन दोनों का ये अपना घर है और दोनों ने शादी भी कर ली है। अब वेदिका जी सत्यम सर की पत्नी हैं। इस हक से यहाँ अपने घर में वो रह सकती हैं। यदि आप सबको कोई समस्या नहीं है तो कृपया प्रस्थान करें, दरवाज़ा आपके पीछे ही है। सब लोग बातें करते हुए वहाँ से चले गए। तभी स्नेहा बोली, इसी बात का डर था।
अब आप जल्दी से शादी कर लीजिए, वरना अगर कोई और बात हुई तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा। सत्यम जी, स्नेहा और साहिल अंदर गए और सत्यम जी ने कहा, वेदिका को शादी नहीं करनी है, इसीलिए हम शादी नहीं करेंगे। वैसे भी बचाव के लिए तुमने बोल ही दिया है कि हमारी शादी हो गई है। स्नेहा, हाँ, लेकिन कल को आपसे किसी ने सबूत मांग लिया आपकी शादी का तो? सत्यम जी, तो देखा जाएगा, कल की बाद में देखेंगे। तभी खिड़की के बाहर देखते हुए वेदिका जी ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सब वेदिका जी की तरफ देखने लगे और सत्यम जी पास गए और बोले, क्या? देखो वेदिका, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये कॉलोनी वाले मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और ना करेंगे। वेदिका जी, नहीं, मैं ये अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं भी किसी के लिए ज़रूरी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तकलीफ़ों को भी समझे। ये कहने के बाद वेदिका जी सत्यम जी की तरफ देखने लगी। तभी स्नेहा खुशी से सत्यम जी और वेदिका जी की तरफ दौड़ी आई और वेदिका जी को गले लगाते हुए बोली, बधाई हो वेदिका जी, बधाई हो सर। साहिल भी खुशी से सत्यम जी और वेदिका जी को शॉपिंग पे लेकर गया और दोनों के लिए मनपसंद कपड़े खरीदे। उधर शादी के लिए स्नेहा ने सारा इंतज़ाम करवा दिया और साहिल सत्यम जी को वेदिका जी को तैयार करा कर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गया। वेदिका जी भी दरवाजे पे खड़ी ही थी कि उनके बेटे बहू मिले। बहू ने कहा, देख लो अपनी माँ को, इस उम्र में अब शादी करने चली हैं। सारे लोग सच ही बोल रहे थे, इन्हें हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं। वेदिका जी ने बहू की बातें सुनी, लेकिन वो देख अपने बेटे की तरफ रही थी। तभी बेटे ने कहा, क्या? अब ऐसे क्या देख रही हो माँ? सच ही कह रही है काजल, आपको शर्म नहीं आती ये सब करके? वेदिका जी को अपने बेटे की बातों का बहुत बुरा लगा। अमर अपनी माँ को समझने के बजाय उन्हें कड़वी बातें सुनाया जा रहा था, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उसी बेटे के मुंह से कड़वी बातें सुनकर वेदिका जी को सत्यम जी से शादी करने का फैसले वाला इरादा और मजबूत हो गया और वो अपने बेटे की पूरी बात सुने बगैर ही वहां से अंदर चली गई और सत्यम जी को भी साथ अंदर चलने को कहा। अमर बस देखता ही रह गया। स्नेहा और साहिल ने दोनों के कोर्ट मैरिज करवाई और घर आते ही स्नेहा और साहिल ने सारे रस्मों का इंतज़ाम भी किया और सारी रस्में करवाई। फिर सब साथ में बैठे हुए थे। तभी वेदिका जी ने स्नेहा के सर पे हाथ रखा और बोली, बेटा, ये सब रस्में तुमने अपनी माँ से सीखी हैं या सासू माँ से? ये सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी साहिल बोला, आंटी, स्नेहा की ना माँ है और ना ही सासू माँ, हम दोनों अनाथ हैं। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन हम लोग सत्यम सर को संगीत का अभ्यास करते हुए देखा तो उनके पास आ गए। तभी सब जॉब करते थे। जब सर को पता चला कि हम अनाथ हैं तो इन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई करवाई और हमारी शादी भी सर ने ही करवाई। फिर वेदिका जी मुस्कुराई और स्नेहा से बोली, तो क्या चाहिए तुम्हें, माँ या सासू माँ? चौंकते हुए तीनों वेदिका जी की ओर देखने लगे। तभी वेदिका जी ने कहा, साहिल की माँ बन जाती हूँ तो तुम्हारी सासू माँ, और अगर माँ बनाओगी तो साहिल की सासू माँ। ये सुनकर सत्यम जी मुस्कुराए और साहिल स्नेहा में लड़ाई शुरू हो गई। सत्यम जी, बस बस, कोई लड़ाई नहीं, दोनों माँ ही कहेंगे। स्नेहा, और आपको पापा। सत्यम जी दोनों को देखकर मुस्कुराए और दोनों को गले से लगा लिया। फिर स्नेहा और साहिल भी कुछ दिन बाद वहीं उसी घर में शिफ्ट हो गए। अब हर दिन वेदिका जी सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, क्योंकि स्नेहा को काम पर जाना होता था तो उसे नाश्ता बना कर देती थी। फिर साहिल को उठाती थी और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाती थी। फिर सत्यम जी की सारी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी। ये सब करके वेदिका जी बैठी तो उनके पास सत्यम जी बैठे और बोले, थक गई? वेदिका जी, नहीं, बच्चों का ख्याल रखती हूँ तो थकती नहीं हूँ, यही तो चाहती थी मैं। सत्यम जी की नज़र साहिल पे पड़ी जो फ़ोन देखकर हंस रहा था। सत्यम जी, नालायक, जा कुछ काम ढूंढ, घर पर बैठा रहता है, स्नेहा इतना काम करती है। साहिल बच्चों जैसी शक्ल बनाकर वेदिका जी के पास गया और बोला, माँ देखो कैसे बोल रहे हैं। वेदिका जी, बस कीजिए आप, मेरा बेटा कितना मासूम है। सत्यम जी, चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, क्लास का भी समय हो गया है।
वेदिका जी के साथ मिलकर साहिल घर के काम करता था और उसे बहुत अच्छा खाना बनाना भी आता था। दोनों की शादी को 7-8 माह बीत गए थे। अब चारों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। एक दिन शाम हुई और चारों घूमने निकले, वहीं पार्क में जहाँ वेदिका जी और सत्यम जी पहली बार मिले थे। साहिल और स्नेहा इन दोनों को अकेले समय बिताने के लिए छोड़कर खुद घूमने चले गए। वेदिका जी, एक बात पूछूं? सत्यम जी, एक क्यों मिसेस सत्यम त्यागी, आप जितने चाहे उतने सवाल पूछिए। वेदिका जी मुस्कुराई और बोली, आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? सत्यम जी फिर मुस्कुराए और बोले, मिसेस त्यागी, आपने सवाल ही गलत किया है। वेदिका जी, मतलब? सत्यम जी, मतलब आप ये पूछिए कि मुझसे मिलने के बाद आपने मुझसे कब मोहब्बत नहीं की, क्योंकि मैं पहली बार आपको यहाँ देखकर ही आपको दिल दे बैठा था। हाँ, ये बातें थोड़ी अजीब हैं, लेकिन क्या करूँ, सच है। वेदिका जी बस सत्यम जी की तरफ देखने लगी। फिर सत्यम जी मुस्कुराए और बोले, मिसेस त्यागी, प्यार क्या है पता ही नहीं था जब हमारी शादी हुई थी, और ऊपर से वो किसी और को पसंद करती थी, और उसके जाने के बाद दिल के दरवाजे भी होते हैं, ये मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन उस दिन तुम्हें गिरते हुए देखा, तुम्हें संभाल लूँ ऐसा दिल किया। और मिसेस त्यागी, क्या बताऊँ, अब अकेले जिया नहीं जाता। ये कहने के बाद सत्यम जी की आंखों में आंसू आ गए और वेदिका जी सत्यम जी की आंखों में देख रही थी, और सत्यम जी भी वेदिका जी की आंखों में ही देखे जा रहे थे। तभी वेदिका जी ने अपना सर उनके कंधे पर रखा और बोली, मुझे भी अब दुनिया अच्छी दिखने लगी है। तभी सत्यम जी मुस्कुराए और अपना हाथ वेदिका जी के सामने दिया। वेदिका जी ने भी सत्यम के हाथ को थाम लिया और प्यार से उनकी तरफ देखने लगी। तभी वहाँ वेदिका जी की बेटी राधा आई और बोली, माँ, ये सब क्या है? राधा को देखकर वेदिका जी खड़ी हो गई। फिर राधा ने सत्यम जी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपनी माँ का हाथ पकड़कर वेदिका जी को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगी। वेदिका जी, राधा सुनो तो सही। राधा, कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस तुम मेरे साथ चलो। राधा वेदिका जी का हाथ पकड़कर वहाँ से वेदिका जी को घर ले आई। सत्यम जी कुछ नहीं बोल पाए राधा से, क्योंकि वो जानते थे कि वेदिका जी कुछ भी बोले, लेकिन वो अमर और राधा से बहुत प्यार करती हैं। कुछ समय बाद स्नेहा और साहिल वापस आए और सत्यम जी को अकेला देखकर बोले, माँ कहाँ है? सत्यम जी, वो चली गई। साहिल, कहाँ चली गई पापा? सत्यम जी ने फिर सारी बातें दोनों को बताई। स्नेहा गुस्से से बोली, और आपने उन्हें जाने दिया? सत्यम जी, वो उसके बच्चे हैं। साहिल रोता हुआ बोला, और हम कौन हैं सर? साहिल के मुंह से फिर से सर सुनकर सत्यम जी को बहुत बुरा लगा। स्नेहा ने फिर साहिल को समझाया, साहिल हमेशा घर पर रहता था, इसीलिए उसे वेदिका जी की बहुत ज़्यादा आदत थी। फिर तीनों वहाँ से घर गई। सत्यम जी ने वेदिका जी का काफ़ी इंतज़ार किया और फिर 3 दिन बाद उन्होंने घर जाकर पता करने का सोचा, क्योंकि साहिल की उतरी हुई शक्ल सत्यम जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये पहली बार था जब सत्यम जी अपना बसा बसाया घर बेघर जाने से डर रहे थे। शाम हुई और सत्यम जी घर से निकले और वेदिका जी के घर पहुँचे। तभी उन्हें वेदिका जी नीचे से सामान ले जाती दिखी। सत्यम जी कदम बढ़ाते हुए वेदिका जी के पास गए और बोले, वेदिका जी ने भी सत्यम जी को देखा और बस देखती ही रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे पल वहीं ठहर सा गया हो। दोनों एक दूसरे में खो गई। दोनों को संगीत से बहुत प्रेम था और सत्यम जी तो काफ़ी फिल्मी भी थे। दोनों खुद को अभिनेता और अभिनेत्री समझ बैठे थे। दोनों के कानों के पास से मधुर प्रेम संगीत बह रहा था। हवाएं चल रही थी। तभी एक गाड़ी आई और उसने रास्ते से हटने के लिए हॉर्न बजाया, तो सत्यम जी और वेदिका जी को होश आया और दोनों साइड हुए। फिर वेदिका जी ने कहा, सत्यम जी, आप यहाँ? सत्यम जी, क्या तुम अभी भी ये पूछ रही हो, या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वेदिका जी, मैं। सत्यम जी, तुमने एक बार भी फ़ोन तक नहीं किया, और पता है तुम्हें कि साहिल कितना परेशान रहता है। उसने खाना पीना सब कम कर दिया है, अकेले बैठा रहता है। वेदिका जी को साहिल की चिंता थी। वो साहिल का नाम सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सत्यम जी ने उनकी चिंता देखी, लेकिन उनके चुप्पी को वो समझ नहीं पाए।
फिर वो वहाँ से जाने लगे। तभी वेदिका जी ने आवाज़ दी और कहा, हमारे बेटे का ख्याल रखिएगा, वो दिल से बहुत सोचता है। सत्यम जी, उसका ख्याल शायद मैं चाहकर भी नहीं रख सकता। उसके इतने सवालों का आखिर क्या जवाब दूँ मैं। 3 दिन बाद अपने सामने सत्यम जी को देखकर वेदिका जी की आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने सत्यम जी से कहा, हमारा यहाँ ऐसे खड़े रहना सही नहीं है, कोई देखेगा तो फिर से हंगामा होगा। क्यों ना हम वहाँ पार्क में चलकर आराम से बैठकर बातें करें। सत्यम जी, हाँ चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं। दोनों पार्क में गए और एक बेंच पर बैठ गए। दोनों काफ़ी समय तक चुप बैठे रहे। दोनों के मन में काफ़ी कुछ था कहने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक चुप्पी बसरी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या ना कहें। बहुत समय होने पर सत्यम जी ने ही चुप्पी को तोड़ते हुए शुरुआत की और कहा, तो फिर क्या कहा राधा ने। सत्यम जी की बात सुन वेदिका जी भावुक हो उठी। ये सवाल सुनकर एक बार फिर उनकी आंखें नम हो गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, राधा ने कहा कि माँ ये सब क्या है, इस उम्र में आपको शादी ब्याह करते हुए शर्म नहीं आई। आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। मुझे तो आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। बोलते बोलते वेदिका जी का गला रूंध गया, गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। सत्यम जी ने रोती हुई वेदिका जी का चेहरा देखा और वो भी बहुत दुखी हो गए। फिर वेदिका जी ने आगे बताया कि राधा बोल रही थी कि आपको इस उम्र में प्यार करना शोभा देता है। क्या कहूँगी मैं अपने पति से कि आपके सास ने शादी कर ली है, वो भी प्रेम विवाह, और आपने बच्चे भी गोद ले लिए। मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि आप मेरी माँ हो। आप जानते भी हो कि आपकी वजह से मुझे ससुराल में कितने ताने सुनने को मिलेंगे। कैसे सामना करूँगी मैं लोगों के सवालों का, लोगों के कड़वे तानों का। ये सब करने से पहले कम से कम एक बार तो अपने बच्चों के बारे में सोचा होता। सत्यम जी इतना सुनते ही गुस्से से उठ खड़े हुए और कहा, क्या बदतमीज लड़की है, उसको अपनी माँ से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। क्या वो विदेश जाकर अपनी संस्कृति ही भूल बैठी है। अभी उसको सबक सिखाता हूँ। वेदिका जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और नहीं जाने का इशारा किया और वो भी उठ खड़ी हो गई और बोली, राधा को मैं जानती हूँ, वो मेरी बेटी है, वो दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्सा है मुझसे कि मैंने बिना बताए इतना बड़ा कदम जो उठा लिया है, लेकिन मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। सत्यम जी वेदिका जी की तरफ देखकर बोले, क्या राधा सिर्फ तुम्हारी बेटी है? क्या मेरी वो कुछ नहीं लगती? क्या मैं उसको कोई नुकसान पहुँचाऊँगा जो तुम मुझे ऐसे रोक रही हो? आखिर वो मेरी भी तो बेटी लगती है, उस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है वेदिका जितना कि तुम्हारा। गुस्से में इतना कहते ही सत्यम जी वहाँ से जाने लगे। वेदिका जी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था सत्यम जी, सुनिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वेदिका जी के बहुत रोकने के बाद भी सत्यम जी वहाँ नहीं रुके। फिर वेदिका जी रोते हुए और उदास होकर वहाँ बैठ गई और खुद से ही बोलने लगी, सत्यम जी, आपसे राधा को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि जब आप राधा से मिलेंगे तो उसका व्यवहार क्या होगा आपके प्रति। ना जाने वह गुस्से में आकर आपको क्या उल्टा सीधा बोल दे। आपसे वह सब नहीं सुना जाएगा सत्यम जी, जो मैं रोज़ सुना करती हूँ, क्योंकि मुझे तो अब लोगों की कड़वी बातें सुनने की आदत सी हो गई है। मेरा क्या है, मैं तो सह लूँगी, लेकिन मेरे सामने आपको कोई उल्टा सीधा कहे या आपकी बेइज्जती करे, आपके बारे में एक भी अपशब्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बस इसीलिए मैंने आपको रोका सत्यम जी, आप मुझे गलत मत समझिए और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। खुद को समेटकर काफ़ी समय बाद वेदिका जी घर पहुंची तो काजल ने ताना मारते हुए कहा, आ गई मम्मी जी, तो कैसा रहा आपका चोरी चोरी मिलना? राधा ने चौंकते हुए पूछा। मतलब? काजल, मतलब ये कि मम्मी जी अभी अभी ससुर जी, उफ, गलत बोल दिया मैंने। मम्मी जी नए ससुर जी से मिलकर आ रही हैं।
राधा गुस्से से वेदिका जी की तरफ आई और बोली, माँ, क्या आप फिर से उनसे मिलने गई थी? शर्म करो माँ, क्या ये इस उम्र में आपको इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है? अगर बच्चे आपको उनसे मिलने से रोक रहे हैं तो अब आप बाहर जाकर चोरी चोरी मिलने लगी। माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी अमर आया और बोला, दीदी, माँ ऐसे नहीं रुकेगी, इनको कमरे में रखो और नीचे मत जाने दो। इन पर हमें अब कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, तभी ये अपनी हरकतों से बाज आएंगी। राधा, माँ एक काम करो, तुम भी मेरे साथ विदेश चलो, वहीं रहना हमारे साथ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वेदिका जी को इन सब की बातें खंजर की तरह चुभ रही थी। अपने ही बच्चों के अपशब्द ना जाने वेदिका जी के दिल में कितने घाव कर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक पल को तो ऐसा आया जब वेदिका जी खुदकुशी करने का सोचने लगी, लेकिन फिर उन्हें सत्यम जी और साहिल का चेहरा याद आया, जो उनके बिना अब जीने की सोच भी नहीं सकते थे। यह सारी चीज़ें घर पर एक और इंसान देख रहा था। वो था देव, वेदिका जी का पोता और काजल अमर का बेटा। उसे अपनी दादी को यूं रोता हुआ देख बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह ठेरा 5-6 साल का बच्चा आखिर कर भी क्या सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी की मदद कैसे करे। अगले दिन सुबह हुई और देव स्कूल गया। रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई, तो ड्राइवर ने सारे बच्चों को वहीं नीचे उतारा और बस ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को बुलाया। इधर से साहिल अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तभी देव की नज़र साहिल पे पड़ी। जब वेदिका जी सत्यम जी के साथ रहने लगी थी, तब देव दादी से खेलने के बहाने उनसे मिलने सत्यम जी के घर जाया करता था, इसीलिए वो साहिल को पहचानता था। देव, साहिल चाचू, साहिल चाचू। देव की आवाज़ सुनकर साहिल ने अपनी बाइक रोक दी और ड्राइवर से बात करके उसे अपने साथ स्कूल छोड़ने ले गया। तभी रास्ते में देव ने साहिल को वेदिका जी के साथ क्या क्या हो रहा था वो सब बताया, और शाम को सत्यम जी ने भी साहिल को सारी बातें बताई ही थी। साहिल देव को छोड़कर घर गया और सत्यम जी से बोला, अब वो नहीं आएंगी। सत्यम जी, कौन कौन नहीं आएंगी? साहिल, आपकी पत्नी, और कौन? सत्यम जी और स्नेहा ये सुनकर खड़े हो गए और स्नेहा ने कहा, मम्मी के लिए कैसे बोल रहे हो साहिल, क्या हो गया है तुम्हें? साहिल, स्नेहा तुम चुप करो और हम अपने घर वापस चलते हैं, सामान पैक कर लो। और सर आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो इतना दुख सह कर भी वहाँ रहने को तैयार हैं। वो हमसे प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती हैं। और स्नेहा, हम अनाथों का कोई माँ बाप नहीं होता, बेकार में ही हमने अपने मन में गलत फहमी पाल कर बैठे थे। अच्छा है ये गलत फहमी भी आज दूर हो गई है। हम दोनों अनाथ हैं, हमारे कोई माँ बाप नहीं। स्नेहा बिल्कुल भी साहिल का बर्ताव समझ नहीं पा रही थी। इतना मीठा बोलने वाला साहिल इतना कड़वा कैसे बोलने लगा? आखिर उसे हुआ क्या है? दोनों ने साहिल को बहुत समझाया, लेकिन साहिल अपने घर यानी कि स्नेहा और उसने जो फ्लैट लिया था वहाँ जाने की बात कर रहा था। सत्यम जी ने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ वेदिका और तुम दोनों की बहुत सारी यादें हैं, जो मेरी बाकी की ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी हैं। कभी मैंने प्यार महसूस नहीं किया, कभी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चल बसे। मेरी माँ ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके मुझे बड़ा किया, फिर वह भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। शादी के बाद पत्नी का प्रेम भी मेरे नसीब में नहीं था। मुझे भगवान ने संतान के सुख से भी वंचित रखा। मैंने अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं कि प्यार क्या होता है, लेकिन वेदिका से मिलने के बाद सब बदल सा गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने में भी दिल है। तुम्हारे पापा कहने के बाद जैसे एक नया जन्म हुआ मेरा। लेकिन आज तुम्हारा सर कहना चुभता है बेटा। साहिल भी सत्यम जी को देखकर रो पड़ा और बोला, वो नहीं आएंगी पापा, आप हमारे साथ चलिए,
क्योंकि उनकी यादें और याद दिलाती हैं। अब मुझसे माँ के बिना इस घर में अकेले नहीं रहा जाएगा। सत्यम जी ने साहिल को गले से लगाकर कहा, तू जा बेटा, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। बस एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो अब यहाँ नहीं आएगी। साहिल, ठीक है, फिर आज से 2 महीने बाद मैं आपको लेने आऊँगा। एक बार फिर जिंदगी ने उनको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ दूर दूर तक उनका कोई सहारा, कोई अपना नजर नहीं आ रहा है। अचानक से खुद को फिर से अकेला पाकर सत्यम जी दुखी हो गए। कल तक वेदिका जी, स्नेहा और साहिल के होने से जो घर घर लगने लगा था, आज उन तीनों के बिना घर की वही दीवारें उन्हें खाने को दौड़ रही थी। घर के एक एक कोने में बैठकर उन्होंने वेदिका जी, साहिल और स्नेहा को महसूस करना चाहा, लेकिन उनके दिल को अब सुकून कहाँ था। शाम को बच्चे भी संगीत सीखने आए, लेकिन सत्यम जी को उनके साथ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने वेदिका जी से बात करने की ठानी और जा पहुंचे उनके घर। उस समय कुछ शाम के 6 बज रही थी और वेदिका जी के घर में सब घर पे ही थे। राधा और अमर और उसकी पत्नी काजल, सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। देव अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और वेदिका जी अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी। सत्यम जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अमर ने गेट खोला और सामने सत्यम जी को खड़ा देख गुस्सा करने लगा। सत्यम जी बार बार बस एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे एक बार, सिर्फ एक बार वेदिका से बात करनी है, उससे मिलना है और उसको बताना है कि उसका बेटा वापस चला गया है। ये सुनकर अमर और गुस्से में आ गया और बोला, कौन बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? उनका बेटा मैं हूँ और मैं उनके पास हूँ। मेरे रहते हुए उन्हें ना तो आपकी ज़रूरत है और ना ही आपके उस बेटे की। राधा भी पीछे से सत्यम जी को बहुत कड़वे शब्द बोलने लगी और काजल की जुबान की तो बात ही अलग थी। इतनी आवाज़ सुनकर वेदिका जी अपने कमरे से बाहर आई। तब तक अमर सत्यम जी को धक्के मारकर बाहर कर चुका था, लेकिन फिर भी सत्यम जी वहीं गेट पर खड़े एक बार वेदिका जी से मिलने की भीख मांग रहे थे। अमर दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि वेदिका जी ने आकर दरवाज़ा पकड़ लिया और अमर को गुस्से से देखने लगी। तभी अमर ने अपनी माँ से कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो आप? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये आपने इस समय हमारे गेट पे खड़ा है, ये देखकर लोग क्या बोलेंगे, सोचा है कभी आपने? वेदिका जी बस अपने बेटे की तरफ देखती रही। तभी राधा ने कहा, क्या माँ, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है? और कितनी बेइज्जती करवाएंगी आप हमारी? वेदिका जी ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकती हूँ। हमारी शादी चोरी से नहीं हुई है, हमने कोर्ट मैरिज की है, इसीलिए मैं कानूनन इनकी पत्नी हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम लोगों के बोलने पर तुम्हारे साथ क्यों हूँ, ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो। ये सुनकर अमर और काजल और राधा तीनों चुप हो गए। फिर वेदिका जी ने सत्यम जी की तरफ देखा, जो अपना सर नीचे किए खड़े थे। उनकी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो सिर्फ एक बार वेदिका जी से मिलना चाहते थे। वेदिका जी ने सत्यम जी को अंदर बुलाया और कहा, क्या ज़रूरत थी अभी ऐसे आने की? मैं आपसे मिलने आती कुछ दिनों में। मैं जानती थी मेरे बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ आने से मना करती रही। आपके बारे में एक गलत शब्द भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सत्यम जी दुखी स्वर में, हमारा घर बिखर गया वेदिका, मैं बिखर गया। पहले अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब अकेले नहीं रहा जाता। सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, आखिर मेरी गलती क्या है? वेदिका जी हैरान होते हुए, अकेले मतलब बच्चे कहाँ गए? वो दोनों तो हैं ना? माना कि काम करने बाहर जाते होंगे, लेकिन फिर तो आ ही जाते होंगे ना? और साहिल तो नौकरी नहीं करना चाहता था, फिर उसने नौकरी कैसे कर ली? वेदिका जी, इन बातों का सत्यम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब तो उनकी आंखों से लगातार बहते आंसू दे ही रहे थे। सत्यम जी की आंखों में आंसू देखकर वेदिका जी ने उनसे पूछा, सत्यम जी क्या हुआ?
आप बताइए, मुझे घबराहट सी हो रही है आपको ऐसे देखकर। आखिर हुआ क्या है? बच्चे गए कहाँ? सत्यम जी नम आवाज़ में बोले। साहिल और स्नेहा घर छोड़कर चले गए वेदिका। साहिल ने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं नहीं गया। अब तुम ही बताओ, मैं तुम लोगों के बिना कैसे रहूं? मुझे वो घर खाने को दौड़ता है। अंदर बाहर जहाँ भी जाता हूँ, मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी की खिलखिलाहट महसूस होती है। वेदिका जी साहिल से बहुत प्यार करती थी और ये सुनकर वेदिका जी बहुत उदास हो गई और बोली, चला गया मतलब? कहाँ चला गया? सत्यम जी, साहिल ने कहा कि अब तुम वापस नहीं आओगी। उसका कहना है कि सबके लिए अपने बच्चे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए तुम अपने बच्चों के पास चली आई हो। तुम्हें उनसे नहीं बल्कि अपने सगे बच्चों से ज़्यादा प्रेम है। यह सब सुनकर वेदिका जी अपने आप को रोक ना पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूंधे हुए गले से उन्होंने सत्यम जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? सत्यम जी ने वेदिका जी की आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं जानता हूँ कि कुछ कारण हैं तुम्हारे यहाँ रहने के पीछे। उतने में वहाँ राधा आ गई और बोली, चलिए जाइए यहाँ से आप, 7 बज गए हैं, घर जाइए अब। सत्यम जी चुपचाप वहाँ से उठे और चले गए। रात के 11 बज रहे थे और वेदिका जी के घर पर सब खाना पीना खा कर सो गए थे। तभी वेदिका जी अपने घर से चुपके से निकली और धीरे से दरवाजे को बंद किया और सीधा सत्यम जी के घर जा पहुंची। वहां जाकर वेदिका जी ने धीरे से गेट पर लगी कुंडी बजाई। सत्यम जी ने आवाज़ सुनी और खड़े की तरफ देखा। फिर उन्होंने गेट खोला और सामने वेदिका जी को खड़ा देखकर बहुत खुश हो गए। सत्यम जी खुशी से बोले, वेदिका तुम? लेकिन तुम इस समय क्यों आए हो? वेदिका जी धीमी आवाज़ में बोली, हाँ, मैं अंदर आ जाऊं? सत्यम जी, हाँ आओ ना, अपने घर में तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वेदिका जी मुस्कुराई और फिर अंदर आ गई। सत्यम जी ने देखा कि वेदिका जी के हाथ में एक थैला है। फिर वो पूछने लगे, ये क्या है वेदिका? वेदिका जी, आपके लिए खाना लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि अब आपको आदत नहीं है खाना बनाने की, तो आप भूखे ही सो जाएंगे। ये कहकर वेदिका जी खाना प्लेट में निकालने लगी और सत्यम जी बस बैठकर मुस्कुराते हुए वेदिका जी को देखने लगी। खाना निकालने के बाद वेदिका जी की नज़र सत्यम जी पर गई, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वेदिका जी, क्या देख रहे हैं ऐसे? सत्यम जी, अपनी पत्नी को प्यार से देख रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? ये सुनकर वेदिका जी भी मुस्कुराई। वेदिका जी, लीजिए खाइए जल्दी से, फिर मुझे जाना भी है। सत्यम जी ने अपना मुंह खाने के लिए आगे किया और बोले, लो तुम ही खिला दो। वेदिका जी, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप? माना कि हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन ये सब करने वाली उम्र नहीं है हमारी। सत्यम जी, लो अब तुम भी उम्र के बारे में सोचने लगी। क्या प्यार उम्र देखकर किया जाता है? और प्यार होने के बाद मैं ये सब करने कभी नहीं बोलता। अब इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मेरा हक है, हमारी शादी हो गई है। वेदिका जी, अच्छा ठीक है, लीजिए मैं ही खिला देती हूँ। वेदिका जी ने सत्यम जी को बड़े प्यार से खाना खिलाया और फिर दोनों खिड़की के सामने बैठकर चांद को देखने लगे। वेदिका जी का सर सत्यम जी के कंधे पे था और उनका हाथ सत्यम जी के हाथों में। वेदिका जी बहुत खुश थी। उस समय ना तो उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी और ना ही लोगों के ताने याद आ रहे थे। तभी घड़ी पे वेदिका जी की नज़र गई तो रात के 2 बज गए थे। वेदिका जी हड़बड़ाते हुए खड़ी हुई और बोली, 2 बज गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहने के बाद वेदिका जी बाहर की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से सत्यम जी ने हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है और तुम्हारा इस समय अकेले जाना ठीक नहीं है। और आगे से कभी आना हो तो इतना लेट मत आना, आने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया करो। फिर सत्यम जी वेदिका को छोड़ने उनके घर के नीचे तक गए।
वेदिका जी सत्यम जी की तरफ देखकर बोली, जाइए आप, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और साहिल को कहिएगा कि वो चिंता ना करें, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सत्यम जी की आंखें नम हो गई थी। तभी वेदिका जी कुछ दूर जाकर वापस आई और सत्यम जी के सीने से लग गई। सत्यम जी ने भी उन्हें कसकर अपने सीने से लगा लिया। सत्यम जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनसे उनकी कोई कीमती चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा है। सत्यम जी वेदिका जी को जाने नहीं देना चाहते थे। जाना तो वेदिका जी भी नहीं चाहती थी, लेकिन सत्यम जी को काफ़ी समझाने के बाद वो घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह हुई और वेदिका जी हमेशा की तरह सुबह तैयार होकर बैठी थी। घर के काम वैसे भी नौकरानी ही किया करती थी। आज के दिन अमर और काजल की भी छुट्टी थी। दोनों घर पर ही थे। वेदिका जी को सत्यम जी के लिए खाना ले जाना था, लेकिन वो कैसे खाना ले जाए ये वो समझ नहीं पा रही थी। तभी गेट पर डाकिया आया और वेदिका जी ने जाकर गेट खोला तो उस डाकिये ने एक लिफाफा दिया और कहा, राधा के नाम पर है। ये लिफाफा लेकर वेदिका जी राधा के पास गई और उसको लिफाफा थमा दिया। राधा ने लिफाफा खोला और उसे देखकर वो नीचे बैठ गई और रोने लगी। लिफाफा भी उसके हाथ से नीचे गिर गया। वह अपनी जगह जड़ सी हो गई। तभी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर काजल और अमर भी आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। वेदिका जी ने गिरा हुआ पत्र उठाया तो देखा कि वो डाइवोर्स पेपर है जो अनिल यानी राधा के पति ने राधा को भेजा था। राधा अपने बच्चे करण को पकड़कर रोने लगी। अमर और काजल भी तलाक के पेपर्स देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी अमर गुस्से से बोला, चलो दीदी, उस पर हम केस कर देते हैं। राधा, वो बाहर दूसरे देश में है अमर, और इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या वो मुझे प्यार करने लगेंगे? काजल, दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? जीजा जी आपसे कितना प्यार करते थे। राधा, उसके साथ एक और पत्र है, उसे पढ़ो, जिसमें लिखा है कि उन्हें अपने ऑफिस में एक लड़के से प्यार हो गया है और उनको उससे शादी करनी है। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। वेदिका जी, लेकिन बेटा, एक बार दामाद जी से बात तो करनी पड़ेगी ना। राधा रोते हुए बोली, नहीं माँ, उनसे इतना प्यार करते थे, फिर भी ये सब। हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे और अब तो हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते कभी। जब उन्होंने हमें छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो अब उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी काजल ने अमर की तरफ देखते हुए ताने मारे, लो, अब बहन और उसके बच्चे को भी पालो, घर तो जैसे धर्मशाला बन गया है। ये कहकर काजल वहाँ से चली गई और उसके पीछे अमर भी। राधा तो बस देखती ही रह गई और रोने लगी। वेदिका जी ने बहुत समय तक उसको समझाया और दिलासा दिया। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत गए थे। आते जाते राधा को काजल ताने मारती रहती थी। तभी राधा वेदिका जी के पास गई और कहा, माँ, मैं नौकरी ढूंढ रही थी तो अभी एक छोटी सी नौकरी मिली है। एक दुकान में बिल बनाने का काम मिल गया है। फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, मैं ट्राई करती रहूँगी। भगवान से उम्मीद है कि मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी ज़रूर मिलेगी। अब मैंने एक घर भी किराए पर देखा है। मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ माँ। वेदिका जी, बेटा नहीं, तुम यहीं रहो, ये घर तेरा भी है बेटा। और तू काजल की बातों पर ध्यान मत दे, तू अकेले सब कैसे संभालेगी बेटा। राधा, माँ, मुझे जाने दो, इसी में सबकी भलाई है। वेदिका जी ने फिर कुछ नहीं कहा और अगले ही दिन राधा अपने बेटे करण के साथ अपने किराए के मकान में चली गई। वो रूम बहुत छोटा था, लेकिन इतनी जल्दी राधा को अच्छी नौकरी कहाँ से मिलती। उसी शाम वेदिका जी दूध लाने नीचे गई। तभी वहाँ दुकान पर सत्यम जी खड़े दिखे। वेदिका जी, सत्यम जी, आप कहाँ? सत्यम जी ने पीछे देखा और खुश हो गए और बोले, वेदिका कैसी हो? बहुत दिन से तो मिली नहीं। तभी वेदिका जी ने सत्यम जी को राधा के साथ बीती सारी बातें बताई।
सत्यम जी, ऐसे कैसे वो अपनी पति और बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर सकता है? ये तो हमारी राधा के साथ सरासर अन्याय है। पर तुम चिंता मत करो वेदिका, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। अगर तुम कहो तो मैं राधा को अपने घर ले आता हूँ। वेदिका जी, नहीं, वो आपके पास नहीं आएगी। और मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से और मेरे बच्चों की वजह से आपको कोई और तकलीफ हो। सत्यम जी, ऐसा ना बोलो वेदिका, वो मेरी भी बेटी है। हम कुछ न कुछ ज़रूर सोचेंगे उसके लिए। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वेदिका जी ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके आंसू हटाते हुए बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। सत्यम जी फिर अपना चेहरा वेदिका जी की तरफ से फेरते हुए खड़े हो गए और वहाँ से जाने लगे। तभी वेदिका जी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने खुद को आपसे अलग कभी भी नहीं समझा है और मेरा मतलब ये था कि मैं अब आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। मेरे बच्चों पर मेरा हक भी नहीं है, तो मैं उन्हें आपके बच्चे कैसे कह दूँ? सत्यम जी ने सारी बातें सुनी और वो पलटकर नीचे बेंच पर बैठी वेदिका जी की तरफ देखने लगे। वेदिका जी भी उनकी आंखों में देख रही थी। फिर सत्यम जी ने वेदिका जी का हाथ पकड़ा और वहाँ बैठते हुए कहा, मुझे इसीलिए तुम इतनी पसंद आई थी। तुम मेरे बिना बोले मेरी सारी बातें समझ लेती हो। तुमने सच कहा कि बूढ़े माँ बाप का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, पर स्नेहा और साहिल के साथ साथ राधा, अमर और काजल भी हमारे बच्चे हैं। अब तकलीफ में माँ बाप बच्चों का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? और मुझे तुम्हें एक खुशखबरी भी सुनानी है। वेदिका जी, कैसी खुशखबरी? सत्यम जी, यही कि हमारा साहिल पिता बनने वाला है और उसने नौकरी भी ढूंढ ली है, क्योंकि डॉक्टर ने अभी स्नेहा को काम करने से मना कर दिया है। वेदिका जी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और तुरंत ही साहिल और स्नेहा से मिलने की चाहत जाहिर की। सत्यम जी, लेकिन तुम अभी कैसे जाओगी? वेदिका जी, चलिए मुझे साहिल के पास लेकर चलिए। मैं अपने साहिल की खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। मुझे किसी की चिंता नहीं है, बस चलिए आप मुझे लेकर। सत्यम जी, अच्छा बाबा चलो। सत्यम जी खड़े हुए और वेदिका जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, चलिए बेगम साहिबा। वेदिका जी ने मुस्कुराया, लेकिन सत्यम जी का हाथ बिना थामे ही वहाँ खड़े हो गई और आगे बढ़ते हुए बोली, चलिए लेकिन हम थोड़ा दूर दूर चलते हैं। अगर अमर ने देखा तो बोल देंगे कि इत्तेफाक से हम मिल गए थे। ये सुनकर सत्यम जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, पर उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया। कुछ दूर वेदिका जी और सत्यम जी अलग अलग चले, फिर वो रिक्शा में बैठे और साहिल और स्नेहा के घर पहुंच गए। सत्यम जी ने दरवाजे की घंटी बजाई और अंदर से साहिल ने दरवाज़ा खोला और सत्यम जी को देखकर खुशी से उनके गले लग गया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, स्नेहा देखो पापा आ गए। तभी उसे पीछे खड़ी वेदिका जी दिखी और फिर वो सत्यम जी से दूर होकर खड़ा हो गया। तब तक वह स्नेहा आई और बोली, पापा मम्मी आप दोनों, मम्मी आप हमारे साथ रहने आई हैं? साहिल अंदर की तरफ जाते हुए बोला, ज़्यादा गलतफहमी मत पालो, उनके अपने बच्चे हैं उनके पास, उनको छोड़कर ये क्यों आएंगी हम अनाथ बच्चों के पास रहने? स्नेहा ने साहिल की बातों को टालते हुए कहा, ये तो कुछ भी बोल देते हैं, आप दोनों आइए ना। वेदिका जी ने धीरे धीरे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए साहिल के पास उसके पीछे खड़ी हुई और बोली, साहिल बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। और तभी साहिल वेदिका जी की तरफ देखकर बोला, बस अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रह जाइए, प्रमाण दीजिए कि आप मुझसे और पापा और स्नेहा से प्यार करती हैं, और अगर आप नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाइए। फिर वेदिका जी ने कहा, बेटा वो राधा को अभी मेरी ज़रूरत है। साहिल ये सुनकर और नाराज़गी से बोला, बस एक अनाथ का मजाक मत उड़ाइए, ऐसे मैं जानता हूँ कि आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है।
और मैं वैसे भी आपका कोई नहीं लगता। और जिस आदमी के साथ आप आई हैं, कम से कम उनके साथ रहने की हिम्मत तो कीजिए। वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। बस आप उनके लिए अपनी खुद की मदद कर लीजिए। ये सारी बातें सुनकर वेदिका जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सत्यम जी वेदिका जी को संभाल रहे थे और साहिल को समझाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन साहिल किसी की भी नहीं सुन रहा था और सारी बातें बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। फिर वेदिका जी मायूस होकर स्नेहा के सर पर हाथ रखकर बोली, मेरे बेटे को खुश रखना बेटा, वो बच्चा है अभी। इतना बोलकर वेदिका जी रोती हुई वहां से निकल गई। उनके पीछे सत्यम जी भी बाहर गए। वेदिका जी वहां से अपने घर गई और उनके पीछे सत्यम जी भी उनके घर पहुंच गए। घर जाने के बाद वेदिका जी सीधा अपने कमरे में चली गई और जाते ही अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सत्यम जी वहां जाकर वेदिका जी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने लगे। तभी अमर अपने कमरे से बाहर आया और सत्यम जी को वहां देखकर गुस्सा हो गया और काजल भी अमर को ताने मारकर उकसाने लगी। काजल, जो आ गए तुम्हारी माँ के पूरे आशिक, और तुम्हारी माँ भी कम नहीं है, ज़रूर ये रोज़ मिलती होंगी। अमर ये सब सुनकर अपनी माँ और सत्यम जी पर गुस्सा हो चुका था और गुस्से में सत्यम जी के पास गया और बदतमीजी से बात करने लगा। तभी सत्यम जी ने उसको बस इतना कहा कि बदतमीजी से बात मत करो, तो अमर और बदतमीजी करने लगा। अमर और सत्यम जी के बीच बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तभी वेदिका जी ने दरवाज़ा खोला। अमर और सत्यम जी ने देखा कि वेदिका जी के हाथ में एक बैग है। अमर, माँ, कहाँ जा रही हैं आप? सत्यम जी वेदिका जी को देखकर बहुत खुश हो गए और वो समझ गए कि वेदिका जी अब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई हैं। वेदिका जी ने अमर से कहा, मैं अपने पति के साथ अपने घर में रहने जा रही हूँ। ये सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आया और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी माँ पर हाथ उठा दिया। तभी अचानक से वहां आए साहिल ने उसका हाथ रोका और उसे मारने लगा। दोनों के बीच मारपीट होने लगी। वेदिका जी ने देखा कि वहां साहिल के साथ स्नेहा और राधा भी आई हुई है। वेदिका जी स्नेहा के पास गई और बोली, तुम दोनों यहाँ? स्नेहा, हाँ माँ, मैंने साहिल को हमेशा आपके लिए तड़पते देखा है। वो बस चाहते थे कि आप अपनी खुशी के लिए आवाज़ उठाएं। हम तो आपके पीछे ही वहाँ से निकले थे, लेकिन राधा दीदी को लाने में थोड़ा समय लग गया। माँ प्लीज़ साहिल को रोक लीजिए। तभी काजल भी वेदिका जी के पैरों में आकर गिर गई और रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ रोक लीजिए दोनों को, अगर कुछ हो गया इनको तो मैं कैसे रहूँगी और देव कैसे रहेगा माँ? तभी वेदिका जी काजल को ऊपर उठाकर बोली, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वेदिका जी साहिल और अमर के बीच में जाकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों को अपने बच्चे की कसम, रुक जाओ। दोनों ने अपने अपने हाथ रोक दिए। तभी राधा बोली, क्यों लड़ रहे हो अमर, और किस समाज और दुनिया के बारे में सोचते हो तुम? तुम्हारी खुशी और दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस कुछ दिन बात करेंगे लोग और फिर भूल जाएंगे, लेकिन ये सोचो कि उन दो बातों के ऊपर माँ की खुशियाँ हैं जो हमारे लिए अकेली रही। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी कर लेती तभी, और शायद उस समय उनका पति हमें नहीं अपनाता तो वो अपनी खुशी छोड़कर हमें लेकर रही, और हम उनको इतनी थोड़ी सी उनके हक की खुशी भी नहीं दे पा रहे हैं। तुम ही देखो कि अभी तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं और काजल तुम्हें खोने से डर रही है। अकेले रहने से उसे डर लगता है, तो सोचो माँ कितने सालों से अकेली है, लेकिन आज जब उन्हें कोई मिला है तो हम उनकी खुशी छीन रहे हैं। ये गलत है अमर। ये सुनकर अमर भी समझ गया और अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। वेदिका जी ने अमर को बड़े प्यार से माफ़ कर दिया। फिर वो साहिल की तरफ देखने लगी, जो अपनी आंखें और सर दोनों नीचे करके खड़ा हुआ था। वेदिका जी उसके पास गई और बोली, क्या? साहिल मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, क्या? वेदिका जी प्यार से मुस्कुराकर भावुक होकर उसको गले लगाते हुए बोली, ये सब तूने किया ना मेरे लिए,
साहिल भी वेदिका जी को गले लगाते हुए बोला, नहीं, पड़ोस वाली आंटी के लिए। सब ये सुनकर हंसने लगे और वेदिका जी प्यार से साहिल के पीठ पर मारते हुए बोली, बदमाश कहीं का। फिर वेदिका जी की नज़र राधा पर गई और वेदिका जी उदास होकर उसके पास गई और बोली, राधा, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम उन्हें। तभी राधा मुस्कुराई और वेदिका जी का हाथ पकड़कर सत्यम जी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि आप और पापा और मेरे दोनों छोटे भाई मेरे साथ हैं। तभी साहिल मुस्कुराया और राधा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि आपको चांद से ज़्यादा प्यार करने वाले पति भी आपके साथ हैं। सब लोग साहिल की बात सुनकर चौंक गए और साहिल की तरफ देखने लगे। तभी साहिल बोला, सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विपिन भैया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। वो मेरे सीनियर थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे अपना भाई मानते थे। एक दिन मैं माँ से मिलने आया था तो राधा दीदी को मैंने देखा तो मैं पहचान गया कि ये उनकी ही पत्नी है। क्योंकि उनकी शादी में मैं नहीं जा पाया था, लेकिन उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी। तभी मैंने उनको सारी बातें बताई और उनसे मदद मांगी और उन्होंने मुझे मना कर दिया ये सब करने से, क्योंकि वो राधा दीदी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मनाने पर वो मान गए और जैसा मैंने कहा वो वैसा करते गए। राधा दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये लीजिए कि टिकट आपके और आपके बच्चे की, और वापस अपने पति के पास जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राधा ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से साहिल के हाथों से अपना टिकट ले लिया और साहिल के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, ये सब जो तुमने किया है ये हमें अपनी माँ के लिए करना चाहिए था, पर अफसोस कि हम अपनी माँ की खुशियों को दरकिनार कर समाज के बारे में सोचते रहे। साहिल, अभी तो आपने कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और अगर इतना रोइएगा तो विपिन भैया मुझे मारेंगे। राधा मुस्कुराने लगी और उसके गालों पर थपथपाते हुए बोली, भैया नहीं, जीजू बोल उनको। सब हंसने और मुस्कुराने लगे और खुश हो गए। सत्यम जी और वेदिका जी भी एक हो गई। लेकिन अब सारे बच्चों में वेदिका जी साहिल को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि साहिल हमेशा वेदिका जी के साथ ही रहता था और जब बाहर जाता था तो बार बार फ़ोन करता रहता था। वेदिका जी अब सत्यम जी, साहिल और स्नेहा के साथ अपने घर में रहती थी। रविवार के दिन सारा परिवार एक साथ मिलकर समय बिताता था और राधा वीडियो कॉल पर रविवार को सबके साथ बातें किया करती थी। अब सब सही हो गया था। वेदिका जी अब सबके सामने सत्यम जी का हाथ पकड़ कर चलती थी। दोस्तों, सत्यम जी और वेदिका जी का सफ़रनामा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।